ये बात उस समय की है जब फेसबुक, ट्विटर और मोबाइल तो छोड़िए, लैंडलाइन भी बहुत कम होते थे। उस समय 13 ट्रक एयरपोर्ट जा रहे थे और उनमें से एक ट्रक का टायर फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। 13 के 13 ट्रक में से किसी के भी ड्राइवर को या सपोर्टिंग स्टाफ को ये नहीं पता था कि उन ट्रकों में था क्या। लेकिन जैसे ही टायर फटता है तो सामान बाहर गिर जाता है, सड़क पर गिर जाता है और पता चलता है कि ट्रकों में सोना भरा हुआ है। आनन फानन में जो सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे चल रहे थे वो उस ट्रक को घेर लेते हैं, उसका सामान ट्रक में रखा जाता है और फिर वो ट्रक पहुंचाए जाते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाने के बाद उन 13 ट्रक में भरा टनों टन सोना कहाँ गया, क्या हुआ, एक बार जान लीजिए। वो एक ऐसी कहानी है जो आपको इस तरीके से बताई जाती है कि उस समय की सरकार ने न जाने कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली हो, लेकिन वो एक अधूरा सच है। तो आइए जान लेते हैं कि पूरा सच क्या है। ये बात तब की है जब देश में वीपी सिंह की जो सरकार थी वो 11 महीने चली थी और उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। देश ही नहीं, दुनिया के हालात काफी खराब थे, क्योंकि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था और तेल की जो कीमतें थी वो आसमान छू रही थी। इसी के साथ साथ देश के हालात भी काफी खराब थे। देश के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा हुआ था और शायद इतने खराब हालात हमारे देश में 1947 के बाद पहली बार हुए थे। चाहे पिछली सरकार हो, मतलब वीपी सिंह की सरकार हो जो 11 महीने चली, या फिर जो आई सरकार चंद्रशेखर की सरकार हो, वो सिर्फ यही सोच रही थी कि देश को इस आर्थिक हालात, इस आर्थिक संकट से, जो उस समय सबसे बड़ा संकट था, उससे कैसे निपटा जाए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था और यूएसएसआर मतलब रशिया टूट चुका था। कहीं से भी मदद की उम्मीद नहीं थी। इसी बीच जो बताया जाता है वो ये कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इस बीच एक ऐसा आइडिया लेकर आते हैं कि देश आर्थिक संकट से उभर सकता था। वो आइडिया था कि देश के सोने को गिरवी रखा जाए। अब कितना सोना गिरवी होगा, तो बात चलती है कि 47 टन, 47 टन गोल्ड गिरवी रखा जाएगा। इसी बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर इंग्लैंड की बैंक और स्विट्जरलैंड की बैंक में बातचीत करते हैं, डील करते हैं, डील फाइनल हो जाती है। खैर, शुरुआत में ये भी माना जाता है कि जो मालिकाना हक है उस सोने का, उस 47 टन सोने का, वो भारत ही रखेगा, लेकिन बैंक ये कहते हैं कि हम उस मालिकाना हक को रखेंगे। इसके बाद इन नियमों पर भी डील फाइनल हो जाती है और बात आती है कि ये सोना बिना जनता को बताए, बिना देश के लोगों को बताए जिनका ये सोना है, उसे गिरवी रखा जाएगा। क्योंकि सोने को गिरवी रखना एक कितनी बड़ी बात थी उस समय, या आज भी, बिना देश के लोगों को बताए वो आप नहीं कर सकते थे। तो सरकार कहती है कि हम इसे छुपा लेंगे। ठीक उसी तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा था। 13 ट्रक्स में इस सोने को लोड किया जाता है और उसके बाद यहाँ तक कि स्टाफ को भी, ड्राइवर को भी, ट्रक के ड्राइवर को भी ये नहीं पता होता कि इस ट्रक में है क्या। उसके बाद पूरे लाव लश्कर के साथ, सिक्योरिटी के साथ उन 13 ट्रक्स को एयरपोर्ट ले जाना था और एयरपोर्ट से वो सारा सोना बैंकों में लंदन और स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। हुआ ये कि एक ट्रक का टायर फट जाता है रास्ते में ही और पता चल जाता है कि इन ट्रकों में है क्या। खैर, जो लाव लश्कर चल रहा था, जो सिक्योरिटी चल रही थी, वो तुरंत उस ट्रक को घेर लेती है और उसके सामान को, उस सोने को उसी में रखकर आनन फानन में एयरपोर्ट तो पहुंचा दिया जाता है। लेकिन ये खबर लीक हो जाती है और अगले दिन देश के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में बिल्कुल फ्रंट पेज पर यह छपती है कि देश का सोना, 47 टन सोना, आपको बिना बताए चोरी छिपे देश में के बाहर भेज दिया गया और उसे गिरवी रख दिया गया। देश का सोना बाहर जा चुका था, गिरवी रखा जा चुका था और बताया गया कि देश आर्थिक संकट से उभर गया था। इसके बाद चंद्रशेखर राव की दोबारा सरकार इस देश में कभी नहीं आती और नरसिम्हा राव दोबारा ये प्रधानमंत्री देश के चुने जाते हैं। लेकिन अगर आप आज भी 1991 की बात करें तो एक ताज मनमोहन सिंह दिया जाता है कि उन्होंने देश को
से बचाया था, और वो ऐसा संकट था जो शायद ही कभी आया था और शायद ही कभी आगे आए। हम भी ये मान लेते हैं कि उस समय आर्थिक संकट काफी ज्यादा था, और ये भी मान लेते हैं कि मनमोहन सिंह ने उसे एलपीजी रिफॉर्म्स और इस सोने को गिरवी रखने के बाद हमारे देश को उस संकट से बाहर निकाला था। तो पहली बात, एलपीजी रिफॉर्म्स का ताज उनके सर पर रखा जाता है, तो जो सोने को गिरवी रखने की बात है वो देश की जनता से क्यों छुपाई जाती है? और दूसरी बात, क्या सोने को गिरवी रखना इतना जरूरी था? क्योंकि अगर हम मान भी लें कि उसको इतना जरूरी था, तो 1991 में चाइना और भारत एक ही पोजीशन पर थे, फाइनेंशियल पोजीशन पर, आर्थिक हालात दोनों देशों के एक थे। तो आज तक चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, जो अभी सरकार है वो या जो पूर्व में सरकार रही हो वो, बीजेपी, कांग्रेस या किसी की भी पार्टी की सरकार रही हो, क्या उसने ऐसी कोई नीति बनाई कि 1991 में जो हालात हुए थे अगर वो आज हो जाते हैं या आगे कभी हो जाते हैं तो हमें क्या करना होगा? आज भी हम उस सोने को गिरवी रखने के ही सोचेंगे, और अगर नहीं सोचेंगे तो दूसरा जो समाधान हमारे पास है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के आगे हाथ फैलाना, उनसे भीख मांगना। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगना की क्या कीमत चुकानी पड़ती है देशों को। वो आर्थिक गुलाम बनाए जाते हैं अमेरिका के आगे चलकर। भारत पर जो कर्ज है वो ज्यादा है और लगातार बढ़ रहा है। बेशक से आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, लेकिन जब तक आप चाइना की तरह काम नहीं करते तब तक आप इसी तरीके से सोने को गिरवी रखेंगे और इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से आपको लोन लेना पड़ेगा। इसमें सिर्फ सरकार नहीं, देश के लोगों को भी काम करना होगा। लेकिन यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसे ही काम करती है। तो जो पॉलिसी मेकिंग है वो सरकार को ही करना पड़ेगा, बेशक से 1991 हो या 2022 हो। अगर हालात ऐसे ही होते हैं, रिसेशन और मंदी ऐसे ही आती रहती है, और अगर आप इसी तरीके से सोने को गिरवी रखेंगे तो कब तक सोना बचने वाला है, ये सवाल उठना लाजमी है। खैर, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स का श्रेय उस समय सिंह को दिया जाता है, उसी तरीके से ये बात भी बताई जानी चाहिए कि किस तरीके से देश का 47 टन सोना 13 ट्रकों में भरकर उस समय देश की जनता को बिना बताए गिरवी रख दिया गया था, देश से बाहर भेज दिया गया था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।